नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, मांगलिक दोष और मांगलिक योग, इन दोनों में क्या अंतर है। कहाँ तक मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है या इसके और भी कुछ नकारात्मक प्रभाव जीवन पर होते हैं, इसकी बात मैं करूँगा। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले कुछ सामान्य बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिस भी धर्म में हम लोग आस्था रखते हैं, उस धर्म के प्रति हमारा कट्टर होना बहुत ज़रूरी है। कट्टर का मतलब हम उस धर्म में पूरी आस्था रखते हैं, प्रगाढ़ आस्था रखते हैं और रखनी भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने धर्म के प्रति ही सिर्फ वफ़ादार हों, ऐसा नहीं है, और अन्य धर्मों की हम अवहेलना करने लग जाएं, या हम यूँ बोलें कि हमारे धर्म से ही जो होगा वो सब कुछ ठीक होगा और बाकी जो धर्म है या बाकी जो समुदाय हैं वो सब गलत हैं। ऐसा नहीं है। इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्मों की आलोचना करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ होगा वो हमारे धर्म के अंदर जो विधि विधान है या जो पूजा पाठ है या जो भी ईश्वर हैं उनकी पूजा करने से ही हमारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। हर धर्म में कुछ ना कुछ पूजाएं बताई गई हैं। हर धर्म में कोई ना कोई देवता होता है, तो उसकी पूजा करना भी उतना ही लाभदायक है। तो ऐसा कहना कि हमारे धर्म में जो लिखा है, हमारी जो धार्मिक पद्धति कहती है वही ठीक है और बाकी जो धर्म है वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ लोग उपायों पे विश्वास करते हैं। जैसे कोई भी दोष आपकी कुंडली में है तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे अपनी कुंडली और वो आपको बोलेगा कि फला फला दोष आपकी कुंडली में है, जैसे मांगलिक दोष है फॉर एग्ज़ाम्पल, या काल सर्प दोष है या कोई और दोष है, तो उसके लिए वो कुछ उपाय आपको बताएगा और वो उपाय आप करने शुरू भी कर देंगे। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सारे उपाय किए भी होंगे बहुत सारी समस्याओं के लिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या इन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं? क्या आपने देखा है ऐसा कि किसी व्यक्ति का जीवन 2 या 4 उपाय करने से बिल्कुल बदल गया हो? कोई अंगूठी, कोई नग पहनने से या कोई अनुष्ठान या यज्ञ या हवन करने से या कोई मंत्र का जप करने से या किसी को दान देने से उसका जीवन बिल्कुल बदल गया हो? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम व्यवहारिक जीवन में अपने आप को नहीं ढालेंगे। देखिए, 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को व्यवहारिक होना चाहिए सबसे पहले। नंबर 2, उसको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, अगर उसे परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करनी है तो। क्योंकि जब तक आप परिस्थितियों के साथ अपने को नहीं बदलेंगे तब तक सितारे या ग्रह या नक्षत्र आपके फेवर में रिजल्ट नहीं देंगे। यानी आपको अपने आप से कुछ चीज़ें परिवर्तित करनी होंगी। आपको अपना व्यवहार बदलना होगा, अपने कर्मों में परिवर्तन करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा और कुछ उपाय करने होंगे। तब जा कर के आप कुछ हद तक उन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि खाली उपाय करने से आपका जीवन बदल जाएगा, या रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, या रातों रात आप बिल्कुल आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, या आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाएगी, या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, या आपका रोज़गार में बहुत तरक्की होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ग्रहों का कोई रोल ही नहीं रहता। हम कुछ उपाय करके अपने ग्रहों की चाल को बदल देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसको बदलने के लिए हमें अपने आप से प्रयास करने होंगे। और एक और बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से पेरेंट्स के लिए, जो कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के सामने किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करें, किसी भी व्यक्ति की आलोचना ना करें, चाहे वो व्यक्ति कितना भी करीबी हो या दूर का हो। क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चे के सामने किसी भी व्यक्ति की बुराई करते हैं या उनके अवगुणों को बताते हैं, तो बच्चा उन सब बातों से बहुत प्रभावित होता है। उसके मन मस्तिष्क में वही सब बातें घर करने लगती हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोगों से, सभी पेरेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि अपने बच्चों के सामने कभी भी किसी की बुराई ना करें, किसी की आलोचना ना करें, किसी की बुराइयों को, किसी के अवगुणों को उनके आगे ना गिनाएं।
क्योंकि ऐसा करने से उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और वो आगे चलकर आपके लिए और उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये मेरा एक निवेदन है सभी पेरेंट्स से। एक और बात मैं आपको आज करता हूँ, मैं आपसे बात जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ वो टॉपिक है हमारा मांगलिक दोष का। देखिए, मांगलिक दोष और मांगलिक योग ये दो अलग अलग बातें हैं। 5 घरों से हम मंगल दोष देखते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश। इन 5 घरों में से अगर किसी भी घर में मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाता है। लेकिन मांगलिक दोष कितना प्रबल है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई लगन में मंगल बैठा है या चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष है, और कहेगा चंद्रमा से भी मंगल देख लिया उन्होंने, शुक्र से भी मंगल को देख लिया, भाई शुक्र से सप्तम में मंगल है या चंद्र से सप्तम में मंगल है, सूर्य से भी सप्तम में मंगल है या गुरु से सप्तम में मंगल है, लगन से तो है ही, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत प्रबल मांगलिक दोष हो गया है। तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए 3 पैरामीटर्स हमें यूज़ करने चाहिए, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, भावचलित, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। उसके बाद फिर नवांश कुंडली। अगर इन चारों में लगभग एक सी स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो आप कह सकते हैं कि ये दोष ज़्यादा प्रबल है। जैसे मांगलिक दोष को लेता हूँ, मांगलिक दोष लगन कुंडली से देखने के बाद हमें भावचलित में देखना चाहिए, यानी चलित कुंडली के अंदर क्या मंगल उसी भाव में है या भाव बदल चुका है। अगर भाव बदल चुका है तो मांगलिक दोष में कमी आ गई है। और यही स्थिति हमें नवमांश कुंडली में भी देखनी चाहिए, क्योंकि नवमांश कुंडली का एक भाग जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। 9 भाग होते हैं नवमांश कुंडली में, एक भाग 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो एक भाग का जो मान आता है वो 3 डिग्री 20 मिनट आता है। तो बहुत बारीकी से हमें समझना होगा कि नवांश कुंडली में भी क्या मांगलिक स्थिति बनी हुई है या मंगल उसी अवस्था में है या मांगलिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। इन 3 पैरामीटर्स को आधार बना करके हम ये बता सकते हैं कि मांगलिक दोष कितना प्रबल है। एक और नई बात आपको बताता हूँ, आजकल लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर कुंडलियों का मिलान करते हैं। मांगलिक है, ठीक है, मांगलिक आपको पता लग जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर में भी लिखा हुआ आ जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर में देखा था कि बच्चा मांगलिक है और मैंने कुंडली मिलाई और उसमें 26 गुण मिलते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर से गुणों का मिलान 26 गुण मिलते हैं, उसके आधार पे आपने कहा भाई बहुत अच्छी शादी होगी, हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, दिस इज़ टोटली स्टूपिडिटी। प्लीज़ 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 स्टॉप दिस स्टूपिडिटी। इस स्टूपिडिटी को आप बंद कर दीजिए। क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता गुणों का मिलान क्या होता है। गुणों का मिलान बहुत अलग चीज़ है, कुंडली का मिलान बहुत अलग चीज़ है। कुंडली में हर भाव की, हर ग्रह की दूसरे व्यक्ति के भाव और ग्रह से मैत्री देखी जाती है। कुंडली का मिलान इतना आसान नहीं है कि हम गुणों के आधार पर ये बता दें कि 26 गुण मिलते हैं, आपकी ये राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी कुंभ राशि है, आपका नक्षत्र ये है, आपका नक्षत्र ये है, और वो पंचांग खोल करके उसमें एक टेबल बनी होती है, वर वधू मेल मिलापक सारणी, उसके अंदर देख करके और हम बता देते हैं कि भाई आपके 26 गुण मिलते हैं तो शादी बहुत अच्छी रहेगी। नो, ऐसी गलती कभी मत कीजिए। अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए, ये प्रोग्राम आपके लिए है। कभी भी कुंडली का मिलान गुणों के आधार पर नहीं किया जाता। कुंडली मिलान बहुत ध्यान से किया जाता है और बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि मंगल को मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है और उसके ऊपर सूर्य का, राहु का और शनि का भी प्रभाव है, तो समझ लीजिए कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी वो करेला नीम चढ़ा हो जाता है। अगर मंगल सप्तम अष्टम में स्थित है और उसके ऊपर राहु, शनि या सूर्य का प्रभाव है। अब प्रभाव कैसे देखेंगे, दृष्टि से या युति से, यानी कि सप्तम में राहु मंगल की युति है या अष्टम में राहु मंगल की युति है, या राहु सप्तम भाव में मंगल को दृष्टि दे रहा है या मंगल राहु को दृष्टि दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी भी तरह से अगर राहु, मंगल और
राहु, शनि और सूर्य का मंगल पर प्रभाव आ रहा है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली का मिलान बहुत ज़रूरी है। मांगलिक दोष को शांत कराना बहुत ज़रूरी है। अब मांगलिक दोष की शांति कैसे होती है इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे किसी प्रोग्राम में। मांगलिक दोष के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और भ्रांति मैंने जो सुनी है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और मैंने बहुत सुनी है कि 26, 28, 30, 32 वर्ष के बाद, कई लोग कहते हैं 32 वर्ष के बाद तो मांगलिक दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है, या कई लोगों का ऐसा कहना है कि 28 या 30 वर्ष के बाद मांगलिक दोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है। चेक कीजिए अपने कुंडलियों को, अपने चार्ट्स को। मंगल जहाँ बैठा था बचपन में या जन्म के समय, आज भी वहीं बैठा मिलेगा आपको, और आज से 20 साल बाद देखेंगे तो भी वहीं बैठा मिलेगा, ख़त्म नहीं हो सकता वो। जन्म के समय जो ग्रह आप लेकर आए हैं वही ग्रह आपके पूरे जीवन चलते हैं, सिर्फ बदलती हैं दशाएं, जिसको हम समय कहते हैं। ग्रह नहीं बदलते, ग्रह जिस भाव में विद्यमान है उसी भाव में स्थित है, जिस भाव में स्थित है उसी में रहेगा, वो भाव नहीं बदल सकता। 28 साल के बाद मंगल सप्तम से या अष्टम से निकल कर ऐसा नहीं है कि नवम या दशम भाव में चला जाएगा और मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो 28 साल के बाद सारे मांगलिक नॉन मांगलिक हो जाते, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये टोटल मिथ और भ्रांतियाँ हैं, र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं और लोगों को भ्रम में डालने के कुछ तरीके हैं। तो आप कभी भी इस बात का बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए कि 28 या 30 साल के बाद मांगलिक दोष पूरी तरह खत्म हो जाता है, कभी नहीं होता। मांगलिक दोष जीवन भर रहता है। जो दोष आपकी कुंडली में एक बार लगेगा वो हमेशा बना रहेगा। तो मांगलिक दोष कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, मांगलिक दोष की वजह से हम लोग कुछ निर्णय गलत ले लेते हैं, या हमने कुंडलियों का मिलान नहीं किया, या हमने ऐसे ही शादी कर ली और बाद में हम उस मंगल का फिर बुरा परिणाम भुगतते हैं। जैसे कि आजकल आपको देखने को मिलता है कि शादी होते ही लड़का और लड़की में आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, परिवार में लड़ाई झगड़े और गृह कलेश का वातावरण बनने लगता है। ये सब मंगल के प्रभाव होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि उपाय करने से आप 10-15% तक इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं ये उपाय बता रहा हूं, आप ये उपाय कीजिए और इन उपायों को करने के बाद आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। खत्म कभी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए, कितनी भी आप अंगूठी, कितनी भी चेन, कितने भी कड़े, कितने भी छल्ले, कितने भी अनुष्ठान, कितने भी यज्ञ, कितने भी हवन, कितने भी जप, कितने भी मंत्रों का जप, जो मर्जी कर लीजिए, दोष रहेगा, समाप्त नहीं होगा जब तक आप अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं करेंगे। आपका व्यवहार इस दोष को ख़त्म कर सकता है, आपके कर्म इस दोष को काफ़ी कम कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, आपका व्यवहार और उसके साथ कुछ उपाय, ये सब मिलकर के मंगल दोष को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। मेरे शब्दों पर ज़रा गौर कीजिए, समाप्त नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि भाई कुंडली नहीं मिल रही है तो ठीक है, बोलते नाम से कर ले। आपने सुना होगा एक बोलता नाम कुछ और है। जैसे जन्म की राशि है मकर और बोलते नाम की राशि है उसकी तुला सपोज़, तो किसी ने कह दिया भाई आप बोलते नाम से कर लो, तो किसी ने कहा बोलते नाम से इसके ज़्यादा अच्छे गुण मिल रहे हैं, क्योंकि जन्म राशि से तो गुण नहीं मिल रहे हैं तो शादी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन बोलते नाम से जो है वो गुण मिल रहे हैं तो हम शादी कर सकते हैं। गलत कर रहे हैं आप, बोलते नाम से कर लीजिए, ये गलत है। कुंडली के जो ग्रह हैं वही आपकी असल स्थिति को दर्शाते हैं। जो आपकी जन्म राशि है वही आपकी असली राशि मानी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं नाम बदल के भी हम शादियां कर सकते हैं। नाम बदलने से क्या होगा? फिर तो आप कैसे भी शादी कर सकते हैं। भाई जन्म राशि से बात नहीं बन रही तो बोलते नाम से बना लो, बोलते नाम से भी नहीं बन रही तो नाम बदल के बना लो। लेकिन ये बनाना आगे चल करके बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए प्लीज़ सावधान हो जाइए और ये स्टूपिडिटी प्लीज़ बंद कर दीजिए कि जो लोग पत्रा खोल करके गुणों को मिला करके, राशियों से, चंद्रमा से, नक्षत्र से गुणों का मिलान करके आपकी शादी कह देते हैं कि बहुत अच्छी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मंगल का मिलान इतना आसान नहीं होता। मैंने आपको 3 पैरामीटर्स दिए हैं मांगलिक दोष के मिलान के। देखिए, मांगलिक तो काफ़ी लोग होते हैं, हज़ारों लाखों लोग मांगलिक होते हैं। कुंडली में 5 घरों से मंगल दोष बनता है और टोटल हमारे भचक्र में 12 राशियाँ होती हैं।
12 लग्न, इन्हीं राशियों से 12 लग्न बनते हैं और हर एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है। और 5 घरों से मैंने आपको बताया मांगलिक दोष बनता है, यानी कि 2 घंटे का एक लग्न और 5 घरों से बनता है, तो 2 गुणा 5 आप कीजिए 10 घंटे तक एक दिन में जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे वो सारे ही मांगलिक होंगे। लेकिन क्या उन सबके ऊपर उस मांगलिक दोष का प्रभाव एक सा होगा? नहीं। तो इसको हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें कि इसके साथ जीवन में क्या होगा, इसके साथ जीवन में क्या होगा, ये भी मांगलिक है, ये भी मांगलिक है, ये भी मांगलिक है, ये भी मांगलिक है, ये भी मांगलिक है। अब 5 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं और 5 ही मांगलिक हैं, तो क्या उन 5 के जीवन में एक सी घटनाएं घटित होंगी? नहीं होंगी। तो कैसे चयन करेंगे हम चयन करेंगे बाकी चीज़ों के आधार पर, क्योंकि लग्न कुंडली 2 घंटे में परिवर्तित होती है। नवमांश कुंडली जो मैंने आपको बताया, बारीकी से एक अध्ययन आपके सामने रखती है कि जो स्थिति लग्न कुंडली में मंगल की है, क्या नवमांश कुंडली में वो स्थिति बदल रही है? क्या मांगलिक स्थिति में सुधार आ रहा है? अगर हाँ, तो मांगलिक दोष काफ़ी कम हो जाएगा। और यही स्थिति हम भाव चलित में देखेंगे कि चलित के अंदर भाव, जिस भाव में लग्न कुंडली में मंगल था, क्या उसी भाव में चलित कुंडली के अंदर भी मंगल है या भाव बदल गया है? तो 3 पैरामीटर्स को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, लग्न कुंडली, भाव चलित और नवमांश कुंडली। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम छोड़ देते हैं ज़्यादातर, वो है दशा। दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो जो मैंने दशा पे बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। दशाओं का हमारे जीवन में महत्व, इतना महत्व है कि किसी और चीज़ का शायद इतना महत्व होगा। ज्योतिष में दशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी ग्रह की दशा, महादशा बहुत अच्छी अगर आपको मिल रही है तो आपका समय अच्छा कट जाएगा। सब मान लीजिए शुक्र है, शुक्र की दशा 20 वर्ष के लिए आती है। अगर शुक्र की महादशा किसी के ऊपर बहुत अच्छी चल रही है तो 20 वर्ष उसका समय ठीक ठाक गुजर जाएगा, अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन वही शुक्र अगर अशुभ स्थिति में है तो 20 साल आपका जीना लगभग आपकी ज़िंदगी को परेशान कर देगा, आपका जीना दूभर कर देगा। तो कुल मिला के दशाओं का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। कुंडली मिलान की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुंडली को मिलाकर के, दशाओं को मिलाकर के, गोचर को मिलाकर के और कुंडली में मंगल की स्थिति को देख करके, मंगल की स्थिति लड़का और लड़की दोनों को देखनी है, दोनों की कुंडलियों में देखनी है। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर देखना है, कहीं चंद्रमा कुपित अवस्था में तो नहीं है। अगर चंद्रमा कुपित या अशुभ स्थिति में है तो बहुत ज़िद्दी स्वभाव होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वृश्चिक का चंद्रमा यदि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में है, लड़के का या लड़की का, और ऐसे ही दूसरे का चंद्रमा जो है वो भी कुपित अवस्था में है या वृश्चिक का है और उसके ऊपर भी राहु मंगल का प्रभाव है, तो उन दोनों के झगड़े आप कभी भी शांत नहीं कर सकते, आप कितने भी उपाय कर लीजिए। जब तक वो दोनों अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। खाली उपाय करने से मांगलिक दोष खत्म नहीं होगा। तो ये बहुत सारी आजकल भ्रांतियां मैंने देखी हैं। कई लोग सॉफ्टवेयर पर मिलान करके शादी कर देते हैं, गलत कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको रोकिए, नहीं तो आने वाला जो समय होगा, इतने सारे तलाक आप सुनेंगे, हर घर में तलाक होंगे, हर घर में तलाक होने की स्थितियां अभी भी चल रही हैं, अभी भी आ गई हैं और आने वाले कुछ सालों के बाद आप देखेंगे ये स्थिति और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वो बहुत बदल चुका है। एक कपल, एक न्यूली वेडिड कपल है, उसने मेरे पास मैसेज किया कि सर वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, शादी को लगभग 2-2.5 साल हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़िद बहस चलती रहती है, आपस में बहुत ज़्यादा वैमनस्य चलता रहता है, मतभेद है विचारों को लेकर, क्या करें, तलाक ले लें। अब देखिए, तलाक लेना बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन ढूंढने चल देते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। ऑप्शन ढूंढना है तो उसी में ढूंढिए, नया ऑप्शन मत ढूंढिए। ऑप्शन हमें उसी जीवन के अंदर जो हमारी शादी हो चुकी है, सबसे पहले तो हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होना चाहिए कि हमारी शादी हो चुकी है, अब हमें इसे चलाना है। ठीक है, ग्रह जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हमने उपाय भी कर लिए, लेकिन हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा, तभी ये उपाय भी कारगर सिद्ध होंगे। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे,
तब तक ये उपाय अपना फल नहीं देंगे। तो आपको अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को परिवर्तित करना होगा, ना कि उपायों के ऊपर आश्रित होना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक चांदी का कड़ा पहन लीजिए, चांदी की चैन पहन लीजिए, या सर्पगंध की जड़ लगा लीजिए, या मूंगा पहन लीजिए, या पन्ना पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, या कोई अनुष्ठान करा लीजिए, या कोई और काम कर लीजिए, कोई दान कर दीजिए, पीली चीज़ का दान कर दीजिए, या XYZ बहुत सारे उपाय हैं। क्या इनके करने से वैवाहिक जीवन चल जाएगा? हम अपने कर्मों को जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मानसिकता, जो हमारी विकृत मानसिकता है, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। उपाय उपाय होते हैं और अपने आप को बदलना ये एक बहुत बड़ा काम है। अपने आप को बदलकर आप काफ़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। अब हो सकता है मेरी ये बात आप लोगों को शायद अच्छी ना लग रही हो, पर जो बात सही है वही मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये मैंने अपने नॉलेज के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर निकाली हैं। बहुत उपाय करा के देखे हैं, उपायों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो फ़र्क आपके अपने कर्मों से पड़ेगा, जो फ़र्क आपकी अपनी व्यावहारिकता से पड़ेगा, जो फ़र्क आपके अपने परिवर्तन से पड़ेगा, वो उपायों से नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे तलाक लेना है, अगर उसको दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि तलाक लेना है तो लेना है, फिर उपाय क्या करेंगे? उपाय कोई काम नहीं करेगा। और एक और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी वैवाहिक जीवन को चलाना है, तो आप उपाय करेंगे और साथ में अपनी सोच को बदल देंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन धीरे 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 आप देखेंगे पटरी पर आने लग जाएगा, यानी वही स्थिति धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो मैंने आज आपको जो बताया है ये आपको व्यवहारिक बातें बताई हैं। मांगलिक दोष बहुत से लोगों की कुंडली में होता है। मांगलिक होना कोई खास बात नहीं है, बहुत से लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे में से 10 घंटे जो बच्चे पैदा होते हैं वो मांगलिक ही होते हैं, ये बिल्कुल तय है। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। 10 घंटे, 24 में से 10 घंटे जो बच्चे पैदा होंगे रोज मांगलिक होंगे वो। लेकिन उनका मांगलिक दोष हमें देखना पड़ेगा बहुत गहराई से कि क्या मांगलिक दोष है। क्या चलित में भी वही मांगलिक दोष बन रहा है? क्या सप्तम या अष्टम का मांगलिक दोष है? क्या नवमांश कुंडली में स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? और दशाएं कैसी चल रही हैं? सप्तम अष्टम पर राहु का, केतु का, शनि का और सूर्य का कितना प्रभाव है? और क्या मंगल सेकंड हाउस में बैठा है? सेकंड हाउस का मंगल भी सीधी दृष्टि अष्टम भाव को देता है। तो यहाँ पर भी एक, हमारे नॉर्थ इंडिया में सेकंड हाउस के मंगल को मांगलिक नहीं मानते, लेकिन साउथ इंडिया में इसको मांगलिक दोष माना जाता है। जितने भी साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो सेकंड हाउस के मंगल को मांगलिक दोष में लेते हैं, जबकि नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स सेकंड हाउस के मंगल को मांगलिक दोष में नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड हाउस का मंगल गंभीर वाणी दोष देता है, बहुत अपशब्द ऐसा व्यक्ति बोलता है, और उसके ऊपर अगर राहु या शनि या सूर्य का प्रभाव हो जाए तो वही करेला नीम चढ़ा बन जाता है। यानी कि उसकी वाणी इतनी कटु हो जाती है कि आपको लगेगा कि बस अपने कान बंद कर लेंगे आप। तो ये बातें मैंने आपको आज कुछ व्यवहारिक बातें बताई हैं। इसके ऊपर हम अमल करते हैं तो हम काफ़ी हद तक मांगलिक दोष से बाहर आ सकते हैं। अब मांगलिक दोष के उपाय मैं किसी और वीडियो में लेकर आऊँगा, और मांगलिक दोष को मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कैसे मांगलिक दोष देखते हैं। और एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ कुंडली मिलान के ऊपर, क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। आप लोग सॉफ्टवेयर पे मिलान मत कीजिए। नंबर 1, ये मेरा नम्र निवेदन है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, और ये मेरी एडवाइस मान लीजिए आप, मेरी सलाह है, मेरा अपना अनुभव है। आप पत्रा खोल करके, पंचांग खोल करके, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वही सत्य है। आप लोग पंचांग खोल करके गुणों का मिलान करना बंद कर दीजिए। जो लोग पंचांग खोल करके राशियों के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर गुणों का मिलान करके ये कहते हैं कि ये शादी चल जाएगी, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, कभी नहीं चलेगी। कुंडली मिलान बहुत गहराई से किया जाता है, 2, 4, 10 मिनट का काम नहीं है वो। उसके लिए आपको प्रत्येक ग्रह को और प्रत्येक भाव को देखना पड़ेगा, लग्न कुंडली से, चलित कुंडली से, नवमांश कुंडली से, दशाओं से, गोचर से, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको अगर बताने लगूंगा तो एक बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी।
तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जिनको सीखने में रुचि है या जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनको शायद मेरी कुछ बातें समझ में आएंगी। जो कुछ थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं या जो सीख रहे हैं, अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उनको मेरी ये बातें समझ में आ जाएंगी कि चलित कुंडली क्या होती है, उसका अपना क्या रेलिवेंस है, नवमांश कुंडली क्या होती है, उसका अपना क्या रेलिवेंस है। डिविजनल चार्ट्स बहुत सारे होते हैं, हर एक चीज़ के लिए एक नया डिविजनल चार्ट हमारे ज्योतिष में दिया हुआ है, तो उसको हमें देखना चाहिए। उसके साथ साथ दशाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर दशा फेवरेबल है तो समय कट जाएगा, अगर दशा फेवरेबल नहीं है तो समय बिल्कुल नहीं कटेगा। और उसके ऊपर गोचर, ट्रांजिट, अगर ट्रांजिट आपका फेवरेबल है और दशा भी फेवरेबल है तो समय बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन गोचर फेवरेबल नहीं है तो आपका समय अच्छा नहीं गुजरेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। आज एक सवाल उठाता हूँ। मेरे पास एक दर्शक ने सवाल भेजा है। डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1997, शाम के 7:50। जन्म स्थान दिल्ली। ये कहते हैं कि आजकल कुछ समय से मुझे मानसिक अवसाद की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नींद नहीं आती है, रात को सोते सोते नींद खुल जाती है और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। और करियर को लेकर अपना सवाल इन्होंने पूछा है कि मेरा करियर किस चीज़ में अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली कर्क लगन की है और आपका बृहस्पति नीच राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए, ऐसे लोगों को विवाह करते समय बहुत ध्यान से कुंडली का मिलान करके विवाह करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है और उसमें ही विवाह का कारक बृहस्पति नीच राशि में बैठा है। क्योंकि ये लड़की हैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ कि बृहस्पति इनका विवाह का कारक है और सप्तम में नीचस्थ है, तो शादी बहुत ध्यान से करनी चाहिए। इनका सवाल जो है वो ये है कि मानसिक अवसाद ने इनको घेरा हुआ है, रात को नींद नहीं आती, एक फोबिया सा लगता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। देखिए, इनकी दशा जो है वो नीच के बृहस्पति की महादशा और उसमें केतु की अंतरदशा चल रही है। आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने मानसिक विचार जो बुरे बुरे आते हैं उनको कंट्रोल करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जब भी कोई बुरा विचार आता है, आप तुरंत अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए आप कुछ ना कुछ, थोड़ा सा चेंज आपको अपने आप करना पड़ेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल कोई भी हो सकती है, चने की दाल ले सकते हैं, चने की दाल, गुड़, ये दोनों पीले कपड़े में बांधकर किसी भी धार्मिक स्थान में दान कर दीजिए। दूसरा, केले का एक पेड़ किसी भी धार्मिक स्थल पर लगाकर उसकी सेवा कीजिए और हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए। कुत्ते की सेवा नियमित रूप से रोज करनी है। कुत्ते को दूध, ब्रेड या कुछ भी खाने का सामान रोज नियम से सुबह सुबह देना है। ऐसा करने से आपको मानसिक अवसाद से धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे, आने वाला जीवन आपका अच्छा है। अगस्त के बाद आपका समय अच्छा शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि कुंडली मिलान के समय में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। खाली उपायों से हम ये कार्य नहीं कर सकते। उपायों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पा नहीं सकते जब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे। तो आज मैंने कुछ बातें आपसे की हैं मांगलिक दोष को लेकर के, कुछ भ्रांतियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ लोग मिलान करते हैं गलत तरीके से, जिसकी वजह से बाद में फिर परेशानियाँ उठाते हैं, और ऐसी मैंने तमाम चीज़ें आज आपको बताई हैं। उपाय कितना उसमें आपको कंट्रीब्यूट करते हैं उसको ठीक करने में, ये भी मैंने आज आपको बताया है विस्तार से। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके आगे आने वाले समय को देख करके अपने निर्णय लीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सभी पेरेंट्स से मेरा एक बार फिर अनुरोध है ये कि अगर आपके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, 26 साल के हो गए हैं, आपको लगता है शादी कर दो, नहीं, जब तक कुंडली का मिलान नहीं होगा, जब तक आप कुंडली का मिलान ठीक से नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए परेशानी आगे और बड़ी परेशानी बन जाएगी। अभी तो शादी हो नहीं रही है, फिर बाद में शादी होने के बाद जो परेशानी होगी उसका कोई उपाय नहीं होगा। अभी तो अब शादी नहीं हो रही है, ये एक समस्या है पर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर शादी होने के बाद चल नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं और मॉडर्न टाइम चल रहा है। आप सभी को पता है आजकल का युग दूसरा युग है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो है वो पेशेंस की कमी है,
कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में पेशेंस की कमी है। कमी सभी में है, लड़के में भी है, लड़की में भी है, सास में भी है, ससुर में भी है, दामाद में भी है, और जितने भी XYZ जितने रिश्ते होते हैं सब में ही होती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, व्यवहारिक बनना पड़ेगा, अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पर हमें उसी के अंदर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, बाहर जाकर के ऑप्शन ढूंढना ऑप्शन नहीं होता। समस्या से बाहर निकलने का ये कोई रास्ता नहीं है कि हम कोई और ऑप्शन ले लेते हैं, नहीं। जीवन जीने की कला आपको सीखनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आप कभी भी समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते। ये मेरा दावा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अब आपको लगेगा एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि उपायों की बात को मैं बिल्कुल सिरे से नकार रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उपाय करने से फ़र्क होता है, पर ये नहीं है कि आपकी समस्या ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। समस्या को ख़त्म आप कर ही नहीं सकते, कभी नहीं होती, जब तक आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए रोचक विषय के साथ आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।